ये सिद्धांत हमारा है जो दुनिया को हमने दिया। आजकल आधुनिक विज्ञान सिखाता है ना ये टीके के बारे में। पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है, फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, फिर ये बड़ी माता के खिलाफ, फिर इसके खिलाफ, फिर बहुत सारा टाइफाइड के खिलाफ जो चलता रहता है और जगह जगह टीके लगाते रहते हैं। ये टीके लगना सारी दुनिया को भारत ने सिखाया है। और टीके के पीछे का जो दर्शन है कि आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवाणु को आप शरीर में प्रवेश कराइए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाए। यह सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया। बस दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस सिद्धांत का जब दुनिया के वैज्ञानिकों के स्तर पर पंजीकरण हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तब हम वहां हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया। ये डॉक्टर ओलिवर के नाम से वहां दर्ज है। दुनिया भर के जो रिकॉर्ड्स है ना उनमें डॉक्टर ओलिवर के नाम से ये वर्णित है। और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकत्ता में आके सीखा है इसको। तो डॉक्टर ओलिवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्यों के बारे। और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिखता है कि ये जो वैद्य हैं इनको मैंने पूछा कि आपको किसने सिखाया, तो वो कहते हैं हमारे गुरु ने सिखाया। उनको किसने सिखाया, उनके गुरु ने सिखाया। तो कहता है कम से कम भारत में पिछले 1500 साल से ये टीका लग रहा है। और ये बात है 1710 के आसपास। वो कहता है 1500 साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचक के टीके का। और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्य हैं ये इनको प्रणाम करना चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए कि निशुल्क रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे हैं। हम अंग्रेजों को इन्होंने बिना किसी शुल्क के ये ज्ञान सिखाया है। हम इनके जितने ज्यादा आभारी हो सके उतना अच्छा होगा। ये डायरी के अंत में लिखता है। लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डायरी का ये अंतिम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते हैं। और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविष्कारक डॉक्टर ओलिवर था, वो भारत था। ओलिवर ने आके यहां सीखा। और एक दो रोचक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे भारत के बारे में, जो दुनिया की हमने दिया है। क्या क्या हमने दिया है दुनिया को। थोड़ा तकनीकी पे आता हूं। लोहा बनाने की जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई। और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूं तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है, आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अनुभूति होगी। सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना। और स्टील आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी फैक्ट्री को देखने जाएं और उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से, लोहे के अयस्क से, आयरन ओर से स्टील बनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और वो टेक्नोलॉजी इस देश में बहुत साल पहले विकसित हुई। एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षण किया 1795 में। उस अंग्रेज के सर्वेक्षण के कुछ वाक्य सुनाता हूं आपको। अंग्रेजी में उसने लिखा, मैं आपको हिंदी में सुना रहा। वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले 1500 साल से हो रहा है। 1795 माने 1800 मान लो, और 1800 से 1500 साल घटा दो तो तीसरी शताब्दी से ईसा के जन्म के 300 साल के बाद क्या समय निकलता है। तीसरी शताब्दी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है। वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षण भारत में किया है, भारत का पश्चिमी इलाका, पश्चिमी भारत आप जानते हैं, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका, और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, झारखंड उसमें आता है, और थोड़ा सा दक्षिणी इलाका। 3 इलाके की बात कर रहा है। तो इन 3 इलाकों में मैं घूमा हूं और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्ट्री चलते देखे।
अपनी आंखों की वर्णन कर रहा है वो। कह रहा अब तक मैं घूमा हूं इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज उसने लिखा है। 15,000 छोटी फैक्ट्रियां स्टील बनाने की भारत में चल रही हैं 1795। और वो कहता है कि हर फैक्ट्री में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है। और वो कहता है कि हर एक फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की 3 पालियां हैं। 8-8 घंटे की 3 पाली में काम होता है, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है। और ये फैक्ट्री को जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भट्टी है, जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस। कच्चा लोहा है, वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, फिर ब्लास्ट फर्नेस में तापमान बढ़ाया जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंचता है तब लोहा पानी की तरह से उबलता है। फिर उसको निकाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें निकिल क्रोमियम जैसी चीजें मिला के स्टील तैयार होता है। तो वो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री का उपकरण है वो है भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस। और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री की जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ 15 रुपए आता है। और ये 15 रुपए का आंकड़ा है 1795 का। आज के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो 300 का गुणा कर दीजिए, तो 15 में 300 का गुणा कर दीजिए तो 15 थी 45, माने 4,500 रुपए में ब्लास्ट फर्नेस बनके तैयार हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि एक ब्लास्ट फर्नेस एक दिन में आराम से 1 टन लोहा बना लेती है, स्टील बना लेती है। और वो कहता है कि 1 टन स्टील बनाने में भारत के जो कारीगर हैं उनका खर्चा मात्र 80 रुपए आता है। 1 टन का माने हो गया 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा 80 रुपए। तो आप जरा कल्पना करिए 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे। और आपको मालूम है इस समय 1 किलो स्टील कितने में बनता है? 40 रुपए। 1795 में हम भारतीय तकनीक से स्टील बनाते थे तो 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था। अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तकनीक से हम स्टील बनाते हैं और 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा आता है 40 रुपए। आप बताओ टेक्नोलॉजी वो सुपर्ब थी या आज की सुपर्ब? और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो 10 घंटे लगाती हैं और 10 घंटे में स्टील बनके तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि सभी 15,000 जो स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं इनमें एक दिन में 7,500 मीट्रिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगभग 27.5 लाख मीट्रिक टन लोहा तैयार होता है, माने स्टील तैयार होता है। और इस स्टील की सरिया बनती है और ये सरिया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है। और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है, माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है, क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं। और अंत में वो लिख रहा है अपनी डायरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और वो कई बातें कह रहा है। एक बात कह रहा है कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइस क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में, तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्भुत है जिसमें जंग नहीं लगता। और आप जानते हैं भारत में इस तरह का स्टील बनाने की हजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता। आप जाइए, मेहरौली नाम का एक गांव है दिल्ली में, उसे देखकर आइए। वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, सैकड़ों साल से बारिश में भीग रहा है और सैकड़ों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है, लेकिन उस लौह स्तंभ में 1 इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है। ये भारतीय स्टील की क्वालिटी का नमूना है। तो जो अंग्रेज कह रहा है ना कि भारत का स्टील प्रीमियम प्राइस पे बिकता, वो कहता है इसलिए बिक रहा है
क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। और वो कहता है कि दुनिया में भारत के बाद अगर सबसे अच्छा स्टील कोई बना सकता है तो वो स्वीडन है, लेकिन स्वीडन में स्टील बनाने का खर्चा भारत में स्टील बनाने के खर्चे से 100 गुना ज्यादा आता है। हम 80 रुपए का 1 टन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में 8,000 रुपए का 1 टन स्टील उस समय बनता है 1795। और वो कहता है कि भारतवासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है। और अंत में वो कहता है कि भारत की जो स्टील बनाने की ब्लास्ट फर्नेस है, जो भट्टी है, वो इतनी हल्की है कि उसको बैलगाड़ी में रख के कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। वो कहता है ये पोर्टेबल है, मूवेबल है, जबकि यूरोप के देशों की जो भट्टियां हैं वो स्थायी हैं, उनको उखाड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते। अगर उखाड़ना पड़ता है तो भट्टी टूट जाती है, लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद हैं, इतने कौशल वाले हैं कि भट्टी बनाते हैं, उसको बैलगाड़ी में रख के एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासियों को कितना ज्ञान है कि एक साधारण सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते हैं। आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये भी तब 17वीं शताब्दी में। आज तो हम बिजली की मदद से चाहें तो 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं थी तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे। और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे अच्छे किस्म का लोहा मिलता है और सबसे अच्छे किस्म का कोयला मिलता है। उस कोयले और लोहे के सम्मिश्रण से ये स्टील बनता है। कोयला 1400 डिग्री तापमान पैदा कर देता है और लोहा उसमें गल जाता है और स्टील बना देता है। तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा। ये जो अंग्रेज है जो आया भारत में सर्वेक्षण किया, इसने सीखा और सीखने के बाद ये लंदन गया। लंदन में जाके इसने एक स्कूल खोला, मेटलर्जी का स्कूल खोला, उसमें स्टील बनाना अंग्रेजों को सिखाया। और फिर दुर्भाग्य से इसी के नाम से दर्ज हो गया कि स्टील का सबसे पहला बनाने वाला ये अंग्रेज, लेकिन उसने भारत से सीखा है। ये बात अभी दर्ज होना बाकी है। एक दो और उदाहरण देता हूं, हमने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया, तो हम ले दे के एक नाम लेते हैं, राइट ब्रदर्स ने बनाया। और उनके नाम से दर्ज है यह आविष्कार। 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया, जो 120 फीट उड़ा और गिर गया। और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है। तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जहाज बना और उड़ा, 120 फीट तक गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने उसको उड़ाया। लेकिन अभी दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। जिस भारतीय वैज्ञानिक ने यह करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। मराठी व्यक्ति थे। अगर आप मुंबई से परिचित हो तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है, उसको चीरा बाजार कहते हैं। वहां उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की। एक गुरु के सानिध्य में रह के संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय उनकी रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भरद्वाज है। महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई विमान शास्त्र की। सबसे पहली पुस्तक महर्षि भरद्वाज की है विमान शास्त्र की। और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है, सबसे पुरानी पुस्तक वो 1500 साल पुरानी है।
महर्षि भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए। तो महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र पे सबसे ज्यादा शोध किया। ये जो शिवकर बापूजी तलपदे थे, इनके हाथ में महर्षि भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई, विमान शास्त्र। उस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा। उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के 8 अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है, 8 अध्याय। और वो कहते हैं कि 8 अध्याय में 100 खंड हैं जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है। फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे। आप इस बात को जरा फिर से सुनिएगा। एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उस पे इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है। ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज ने, माने 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर। और उस पुस्तक के बारे में तलपदे जी लिखते हैं कि ये 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं। विमान शास्त्र में 3000 श्लोक हैं। और वो कहते हैं, आप जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो तकनीकी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो महर्षि भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, मुझे देर में समझ में आई। 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के, माने एक विमान बनाने के 32 तरीके, 2 विमान बनाने के 32 तरीके, 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में है विमान शास्त्र। 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। कितना बड़ा ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से, और पढ़ पढ़कर परीक्षण किए, और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया। और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया, और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोर्ट में। तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके, वो गए उस विमान को देखने के लिए। ऐसे 20 बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया। और हैरानी की बात यह थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया, उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। माने आप समझिए कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है। और ये बात 1895 में हो रही है, आज की दुनिया की बात नहीं हो रही। और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतारकर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया। माने वो विमान टूटा नहीं, उसमें आग लगी नहीं, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं, उड़ा 1500 फीट तक गया, फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ ने तलपदे जी को कंधों पर उठा लिया। महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए इनाम की घोषणा की, एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दूंगा। और गोविंद रानाडे जी जो थे वहां पर, उन्होंने घोषणाएं की, बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की। तलपदे जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूं, मुझे पैसे की कुछ जरूरत है, आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? अंग्रेजों की एक कंपनी थी, उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके। वो आई उनके पास, तलपदे जी के पास,
और तलपदे जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए। तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आपके पास पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है, लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिजाइन दे दीजिए। तलपदे जी भोले भाले सीधे साधे आदमी मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। उस समझौते में रैली ब्रदर्स जो कंपनी थी इसने क्या किया, पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया और ड्राइंग ले ली, डिजाइन ले ली और उसको लेकर ये कंपनी लंदन चली गई। और लंदन के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राइंग और वही डिजाइन फिर अमेरिका पहुंच गई। फिर अमेरिका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई। फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया। और तलपदे जी की गलती क्या थी, उनको चालाकी नहीं आती थी, ज्ञान तो बहुत था उनके पास। ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है 12-15 साल में, कि हमको सब ज्ञान आता है, सब तकनीकी आती है, सब आता है, चालाकी नहीं आती। एक वो गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये भारतवासियों पे फिट है बिल्कुल। और ये अंग्रेजों को और अमरीकियों को कुछ नहीं आता, सिर्फ चालाकी आती है। उनके पास ना ज्ञान है, ना उनके पास कोई आधार है, उनको एक ही चीज आती है, चालाकी। और चालाकी में वो नंबर 1 है। किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले उसकी चालाकी करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो। ये हुआ। शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है कि विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया, 1903 में बनाया, 17 दिसंबर को दिखा। उससे कई साल पहले, अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था। अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए। और रैली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेईमानी और बदमाशी की थी समझौते के बाद, उसका उस कंपनी को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि समझौता करने के बाद बेईमानी की थी। हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए, वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चालाकी हमने सीखी होती, थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती, तो ये विमान बनाने का श्रेय तलपदे जी के नाम ही रहता। ये रैली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुंचना ये नहीं हो पाता। और बाद में तलपदे जी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। उनकी तो मृत्यु के बारे में भी शंका है, उनकी हत्या की गई और दर्ज कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविष्कार होने की संभावना हो, बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूंढें, खोलें और फाइल को फिर से देखें तो पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। हम चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तलपदे जी की हत्या की जांच हो फिर से, और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को सारी दुनिया में मान्यता मिले कि राइट ब्रदर से 8 साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया उसको। और एक दो छोटी बातें बताता हूं हमने जो दुनिया को दी हैं। मैं थोड़ा खगोल शास्त्र के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। हम खगोल शास्त्र के बारे में कोई भी ज्ञान, जैसे सौर मंडल है, सूरज है, पृथ्वी है, सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं, ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं, इन सब के बारे में जो भी ज्ञान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बचपन से, तो 2 ही नाम हम जानते हैं, एक तो कोपरनिकस और दूसरा गैलीलियो।
पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई आकर्षण है, पृथ्वी और सूर्य के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकर्षण है, ये सारा ज्ञान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं। आपको याद होगा, एक तो कॉपरनिकस, दूसरा गैलीलियो। कॉपरनिकस के ज्ञान के आधार पर हम पढ़ते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपनी धुरी पर घूमने से ये होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमने से ये होता है। ये सब बचपन से हम पढ़ते आए कॉपरनिकस के नाम से या तो गैलीलियो के नाम से। अभी पता चल रहा है वो ये कि कॉपरनिकस और गैलीलियो तो पैदा भी नहीं हुए थे, उसके हजारों साल पहले ये ज्ञान और ये सूत्र और ये सिद्धांत भारत के सामने प्रस्तुत किए थे एक महान व्यक्ति, उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज स्थित है और स्थिर है, पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है, वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है। ये सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया। उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिए, उन सूत्रों के आधार पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली गई और आप हैरान हो जाएंगे, महर्षि आर्यभट्ट ने जो दूरी निकाल के दे दी, वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनौती नहीं दे पाया, आज तक नहीं दे पाया। जितनी दूरी उन्होंने बता दी, उतनी ही दूरी आज के वैज्ञानिक बताते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की। और तीसरी महत्व की बात महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है ये निरापद नहीं है, इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं। और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है, इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है, ब्लैक होल थ्योरी। आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी। ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है, स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल्स थ्योरी। लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है, इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले विवर हैं, और वही उसके जीवन का कारण है। इसके बाद और एक महत्व की बात जो सारी दुनिया में महर्षि आर्यभट्ट ने बताई, जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं, वो ये कि हमारा जो सूर्य है और सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों की जो स्थिति है, तो सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित हैं। वो चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सारी दुनिया को सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने बताया है। और इससे भी गहरी बात मैं आपसे कहता हूं, महर्षि आर्यभट्ट ने पता नहीं कैसे हजारों साल पहले कोई दूरबीन बनाई होगी, तभी ये बता सकते, नहीं तो सवाल ही नहीं। महर्षि आर्यभट्ट ने बताया कि शनि के 5 उपग्रह हैं, पूरी दुनिया को पता चला। उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोधित किया और कहा कि नहीं, शनि के 7 उपग्रह हैं, 5 नहीं है 7 है, और गिनकर बताए उन्होंने। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये गर्व की बात कि महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनि के 7 उपग्रह हैं, आज के वैज्ञानिक 8वां उपग्रह नहीं खोज पाए अभी तक शनि का, वो 7 पे ही अटके हुए, और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि 8वां उपग्रह है ही नहीं। होता तो वो खुद ही बता के चले गए। अब मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि शनि के 7 उपग्रह को खोज लेना कैसे संभव है। बिना दूरबीन के तो सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। इसका माने बहुत साफ है कि महर्षि आर्यभट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दूरबीन बनाई होगी और उससे देखकर यह बताया होगा, और सारी दुनिया में दूरबीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा होगा। महर्षि आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी पुस्तक है, बृहद संहिता उसका नाम है, और एक दूसरी पुस्तक है आर्यभट्ट संहिता उसका नाम है। इन दोनों पुस्तकों में सैकड़ों नहीं
हजारों हजारों सूत्र हैं सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंधों के बारे में। और आप जानते हैं सबसे पहले दुनिया में ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, इस तिथि को होगा, इस दिनांक को होगा, इस साल में पड़ेगा, ये सारे के सारे ठीक ठीक गणनाएं सबसे पहले शुरू किया महर्षि आर्यभट्ट ने। महर्षि आर्यभट्ट की शुरू की गई गणनाएं चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की हजारों साल बिल्कुल सच साबित हुई है और उसके आधार पर पंचांग विकसित हुआ। और आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं महर्षि आर्यभट्ट के बारे में कि उन्होंने सूरज का, पृथ्वी का, दूसरे ग्रहों का जब अध्ययन किया बारीकी से, गहराई से, और उन्होंने देखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन है और दिन रात हो रहे हैं, तो दिन कितने घंटे का हो रहा है, रात कितने घंटे की हो रही है। और बारीकी से करते करते उन्होंने 7 दिन निर्धारित कर दिए और वो 7 दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये जो 7 दिन महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले निश्चित कर दिए, सारी दुनिया अभी तक 8वां दिन नहीं खोज पाई। जो 7 उन्होंने हजारों साल पहले कह दिए, वही 7 दिन पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और आपको हैरानी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई क्रिश्चियन है तो, कोई मुसलमान है तो, कोई यहूदी है तो, कोई बौद्ध है तो, कोई पारसी है तो, कोई हिंदू है तो, या किसी भी संप्रदाय का है, वो इन्हीं 7 दिनों को मानता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। बस अंतर इतना है कि उसको अपनी अपनी भाषा में उन्होंने भाषांतर कर लिया है। अंग्रेजों ने रविवार का संडे कर दिया, सोमवार का मंडे कर दिया, मंगलवार का ट्यूसडे कर दिया, बुधवार का वेडनेसडे कर दिया, गुरुवार का थर्सडे कर दिया, शुक्रवार का फ्राइडे कर दिया, शनिवार का सैटरडे। बस इतना ही किया है, भाषांतर ही किया है, बाकी कोई मूल बदलाव अंग्रेज नहीं कर पाए। और अंग्रेजों के आगे पीछे की सभ्यताओं ने भी उसको वैसे का वैसा ही स्वीकार किया। यूनान की पूरी सभ्यता ने यही स्वीकार किया, रवि, सोम, मंगल, बुध। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने यही स्वीकार किया, बेबीलोनियन की सभ्यता ने यही स्वीकार किया। दुनिया में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं मानी जाती हैं, सब में ये रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ही है। और ये भारत की देन है सारी दुनिया की सभ्यताओं को, जिसमें वो एक कदम भी आगे हमसे बढ़ नहीं पाए हैं। जितना हमने खोज के बता दिया, वहीं पर पूरी दुनिया रुकी हुई है अभी तक। बहुत बड़ा योगदान है महर्षि आर्यभट्ट का इस खगोल शास्त्र की दुनिया। और एक दो छोटी बातें बताता हूं कि महर्षि आर्यभट्ट का एक और बहुत बड़ा योगदान है सारी दुनिया के लिए, गणित का। गणित के बारे में 2-3 रोचक तथ्य मैं आपको कहना चाहता हूं। गणित में जो त्रिकोणमिति होती है ना, आपने तो पढ़ा होगा बचपन में, हम लोग अंग्रेजी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये जो त्रिकोणमिति है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये महर्षि आर्यभट्ट की खोज है। उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति दिया है पूरी दुनिया को जानने, समझने और सीखने के लिए। और आप जानते हैं, इसी त्रिकोणमिति को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्माण कार्य चलता है। त्रिकोणमिति अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्माण कार्य में लग नहीं सकते। तो सारी दुनिया के निर्माण कार्य का आधार और पृष्ठभूमि महर्षि आर्यभट्ट की देन है, त्रिकोणमिति जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया। गणित में त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में हुआ है। फिर इसी तरह एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य। उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी, लीलावती, जिसका नाम, लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी। तो अपने बेटी के नाम पर, बेटी को जो सिखाते थे गणित में, वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में। और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी। और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया
तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे, और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है, उन्होंने मुझे गणित सिखाया। पेड़ के पत्ते गिन लेना कोई आसान काम नहीं है, ये कुछ ऐसा ही काम है कि आसमान में तारे गिन लेना। और लीलावती इसमें सिद्धस्थ थी। उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, महर्षि भास्कराचार्य की गणित की पहली पुस्तक, और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहां गणित का कोर्स बनाया है, सिलेबस बनाया। आपको हैरानी होगी जानकर, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का सिलेबस लीलावती के आधार पर बनाया। ऐसे एक महान हमारे देश में गणितज्ञ हुए, उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये अंक गणित का जो 4 हिस्सा है, जोड़, घटाना, भाग और गुणा, ये सबसे पहले महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया, और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्माण किया। और महर्षि ब्रह्मगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्गमूल करना, घन करना, घनमूल करना, ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के लिए। और जो बीज गणित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल एलजबरा कहने लगे हैं, ये एलजबरा पूरा का पूरा महर्षि ब्रह्मगुप्त की देन है। हमारा आज का एलजबरा और उसका सिलेबस महर्षि ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा का सारा। इसी तरह से एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है, वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, 9वीं 10वीं कक्षा से लेके 12वीं तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से 8 शताब्दी पहले, और ईसा के 15वीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहां था। हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते थे। बोधायन एक महर्षि हुए, उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले। माने आज से लगभग 3500 साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से। और वो प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हिंदी में कहते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये जो हम पढ़ते हैं, ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है, जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा। पाइथागोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके इसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया, और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही। इसी तरह से मैथमेटिक्स में, मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक थ्योरम इस्तेमाल होती है, बाइनोमियल थ्योरम। अगर थोड़ा गणित आपने उच्च स्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ये नाम ध्यान में आएगा। बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है, वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दी, और ये बाइनोमियल थ्योरम भी महर्षि आर्यभट्ट की देन है सारी दुनिया में। और इसी तरह से हमारे भारत में एक विषय चलता है गणित में, जिसको मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं, कैलकुलस। और उसके 2 हिस्से हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्षि ने, उनका नाम था माधवाचार्य। और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी दुनिया को सिखाया जिन महर्षि ने, उनका नाम था भास्कराचार्य। डिफरेंशियल कैलकुलस का आज का पूरा सिलेबस भास्कराचार्य जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है। और माधवाचार्य जी की जो गणित की पुस्तक है, उसको पढ़कर डिफरेंशियल, वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो, बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। और गणित में सबसे ज्यादा शोध दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं दुनिया में, वो फ्रेंच लोग हैं। फ्रांसीसी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है। और गणित की जो मूल बात है, शून्य,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ये सारी दुनिया को भारत की देन है। और आपने मेरे व्याख्यान के पहले वो जो गीत सुना, जब 0 दिया मेरे भारत ने, वो सच है। सारी दुनिया को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 9 तक की गिनती हमने सिखाई है। और जो गिनती सिखाएगा वही गणित बनाएगा। गणित तो उसी को आएगा जिसको गिनती आएगी। जिन्होंने गिनती गिनी है और जिन्होंने गिनती पढ़ी है वही गणित बना सकते हैं और गणित सिखा सकते हैं। तो भारत ने सारी दुनिया को गिनती दी है, गणित दिया है, गणित के सूत्र दिए हैं। और कुछ गणित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते हैं। वैदिक गणित का नाम आपने सुना है? वैदिक गणित के सूत्र 17 सूत्र हैं। इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाएगा। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, एक माता जी है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे 1 मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं। लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माताजी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो। कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती है। और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है। कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूं कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती हैं, सभी भाई हो सकते हैं। बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए। गणित उनको रोचक हो जाएगा। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते हैं और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं। उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है, इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें, बहुत अच्छा हो। नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज, मैं चाहता हूं भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीख लें। एक दो बात और कहना चाहता हूं। हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया को सबसे पहले बर्फ बनाना हमने सिखाया। अद्भुत देश है ये भारत। यहां बर्फ सबसे कम है, लेकिन बर्फ बनाना सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं। भारत में बर्फ जहां है ना, वो कुल मिला के 2-4 राज्य हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है, एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक तो हमारा ये उत्तराखंड है, और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश हैं छोटे, जहां पर बर्फ गिरती है। ये बर्फ प्रकृति की बनाई हुई है, लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई सबसे पहली बर्फ हमने दी है दुनिया को, और उसकी तकनीकी भी हमने बताई है पूरी दुनिया को। हमारे देश में एक महान राजा हुआ, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है, सुना है, जानकारी आपको होगी। हर्षवर्धन की 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ। सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो ये कि वो खाली राजा नहीं था, वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ।
और चक्रवर्ती सम्राट हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब आप समझते हैं? भारत में चक्रवर्ती सम्राट कौन हो सकता है? जो एक गांव का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच। जो 10 गांव का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक। जो 100 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं सामंत। जो 1000 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं राजा। फिर 10,000 गांव का जो हो जाए राजा वो महाराजा। फिर 1 लाख गांव का जो हो जाए वो सम्राट। और 7 लाख गांव का जो राजा हो वो चक्रवर्ती सम्राट। और भारत में लगभग 7 लाख ही गांव रहे। तो हर्षवर्धन चक्रवर्ती सम्राट था, माने पूरे भारत का राजा था। एक बात, वैज्ञानिक था। दूसरी बात, और विज्ञान की किस भाषा में उसको दक्षता थी? केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था वो। केमिस्ट्री उसको बहुत आती। जब वो राजा बना, उसकी बेटी बीमार हो गई और उसको बहुत तेज बुखार आया। तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बर्फ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया। हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई हर्षवर्धन के बारे में, और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्षवर्धन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है, और वो बर्फ बनाने की पूरी तकनीकी है। और राजा हर्षवर्धन का जो समय है ना, वो 6वीं शताब्दी का है, माने आज से लगभग 1500 साल पहले, 1400 साढ़े 1400 साल पहले। अंग्रेजों के यहां बर्फ पड़ती है, अमरीकियों के यहां बर्फ पड़ती है, फ्रांस में बर्फ पड़ती है, जर्मनी में बर्फ पड़ती है, लेकिन वो बर्फ बनाना 18वीं शताब्दी तक नहीं जानते थे। जिनके यहां बर्फ पड़ती है वो बर्फ बनाना नहीं जानते थे। बर्फ बनाने के लिए पानी को एक विशेष तापमान पर रखना पड़ता है और एक विशेष दबाव उसको देना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बर्फ बन सकती है। बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान काम नहीं है ये। लेकिन हर्षवर्धन को ये मालूम था और उसने बर्फ बनाना और बनवाना अपने राज्य में शुरू किया था। उस समय से भारत में बर्फ बनाने की परंपरा है। बर्फ हमारे यहाँ भगवान के द्वारा बहुत कम दी गई है, लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया। अब हमको ये स्थापित कराना अभी बाकी है कि सबसे पहले बर्फ भारत में बनी। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई। हमने उनसे 1000 साल पहले बर्फ बनाई थी। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है, उसको सन कहते हैं, और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। गांव के लोग हैं उनको तो ये दोनों शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। एक सन होती है और एक मूंज होती है। मूंज जो है ना बहुत तीखी होती है, उंगली को काट सकती है और खून निकाल सकती है। सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है, उंगली को काटती वाटती नहीं। और भारत के हर गांव में इफरात में होती है और फोकट में होती है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गांव में होती है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में कोई गांव नहीं जहां सन ना हो, मूंज ना हो। तो जिन इलाके में सन और मूंज सबसे ज्यादा होती रही है, इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मूंज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया, और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया। और वो कागज बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी। और चीन के जो दस्तावेज है वहां से ये बात मुझे पता चली। चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा। तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से, यहां से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी समझते हैं? ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझ में आए। ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी,
और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। इसका माने क्या हुआ? जो देश के वैज्ञानिक और महर्षि ड्राई सेल बनाना जानते हो, वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानते होंगे, करंट के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि ड्राई सेल यही करता है। करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है, और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त्य को ही है। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहला सिक्का, कॉइन जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3.5 हजार साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है। हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। क्यों? मारना नहीं है ना, हम तो अहिंसा वाले लोग हैं ना। बारूद से मार भी सकते हैं, बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बारूद फुलझड़ी भी बनाता है, वही बारूद वो चक्री भी बनाता है, और वही बारूद से अनार बनता है। तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए, फुलझड़ी के लिए, चक्री के लिए। हमने बारूद नहीं बनाया बम के लिए। और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया तो उन्होंने फुलझड़ी नहीं बनाई, उन्होंने बम बनाया, और दुर्भाग्य से फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया। और एक दो रोचक बातें कहता हूं। दुनिया का सबसे पहला, कृषि की बात थोड़ी कर लेता हूं। दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना, सबसे पहला उपकरण, वो है पहिया, व्हील, चक्र। ये भारत में बना। व्हील का इन्वेंशन, व्हील का आविष्कार भारत में हुआ, चक्र का आविष्कार हमारे यहां हुआ। उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया। दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया, उसमें चलाया। पहिया तो एक ही है, वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में। और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला कृषि उपकरण दिया, पूरी दुनिया को मालूम नहीं था उसके बारे में, हल। खेत में जोतने वाला हल, 1 फल वाला हल, 2 फल वाला हल, 3 फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं, दुफारा कहते हैं, 1 फारा कहते हैं। ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर। इसी तरह से हंसिया है, हथौड़ा है, बेलचा है, खुरपी है, खुरपा है, पवित्र है, सैकड़ों किस्म के कृषि उपकरण सबसे पहले भारत में बने और सारी दुनिया में यहां से गए, क्योंकि हजारों साल पहले कृषि भारत से शुरू हुई और दूसरों ने फिर हमारी नकल करके कृषि करना शुरू किया। कृषि में बीज बोने की एक खास पद्धति होती है, एक ही लाइन में बीज को बोना। ये सारी विशेष पद्धति मानी जाती है पूरी दुनिया में, ये भारत ने ही दी है। एक लाइन में बीज को बोना और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो, वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। उसके लिए उपकरण हमने बनाया जिसको अंग्रेजी में ड्रिल प्लाऊ कहते हैं। वो ड्रिल पवित्र हम लोग कहते हैं, वो सबसे पहले भारत में बना और सारी दुनिया ने उसकी नकल की। आप जानते हैं, आप में से जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कि धान का बीज पहले रोपा जाता है, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उस पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है। ये जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई है।
धान के बीज को एक जगह बोना, फिर उसको जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देना ताकि उत्पादन ज्यादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो, यह पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया, धान लगाने की यह पद्धति। और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है। यह हैरानी की बात है, दुनिया के 155 देश धान का उत्पादन करते हैं, भारत की नकल करके इसी पद्धति से वो धान का उत्पादन करते हैं। और एक महत्व की बात कि सारी दुनिया को जानवरों के मल मूत्र से खाद और कीटनाशक बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से, गाय के मूत्र से, बैल के मूत्र से, भैंस के मूत्र से क्या क्या कीटनाशक बन सकते हैं, कौन कौन सी खाद बन सकती है, ये सारी दुनिया को भारत ने सिखाई। तो कृषि में बहुत कुछ हमने दिया, तकनीकी में हमने बहुत कुछ दिया, विज्ञान में हमने बहुत कुछ दिया, और हम पराविद्या में चले जाएं तो उसमें तो सब कुछ हम ही ने दिया है पूरी दुनिया को। अध्यात्म है, धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है। भारत के बारे में एक रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है। सारे धर्मों की जड़ भारत में है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने यहां से शुरू किया, क्योंकि मूल बात हमारे पास है। तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारे शिक्षा में से हुआ होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति में से हुआ होगा। तो अगर पराविद्या में देखें, अपराविद्या में देखें, प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया है। इतना कुछ भारत ने दुनिया को दिया। तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए, लघुता मत आने दीजिए, कोई आत्मग्लानि मत आने दीजिए। अब गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए। इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है, हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। हमारे मन से अब ये हीन भावना निकल जानी चाहिए। और आगे का एक कदम जो हमें उठाना है वो ये कि आज का व्याख्यान खाली व्याख्यान मात्र नहीं है। भारत स्वाभिमान की मदद से हमें एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अभियान चलाना है, अपनी खोज को, अपने इन्वेंशंस को दुनिया भर के सामने स्थापित करने के लिए और पुरानी की गई गलती को ठीक करने के लिए जो ऐतिहासिक रूप से भूल हो गई। आप सभी इस अभियान में लगेंगे, मेरा विश्वास है। अपने मन से हीन भावना निकालेंगे, दूसरों के मन से भी निकालने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।